जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हमारा जो प्रोजेक्टाइल मोशन है वो होता क्या है। फिर उसके बाद में हम सीखेंगे कि प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर कौन-कौन सी इंपॉर्टेंट जो टर्म्स हैं, वो टर्म्स क्या है? जैसे कि अपना उड्डयन काल क्या होता है, एच मैक्सिमम क्या होता है, अपना रेंज क्या होता है, उन टर्म्स के बारे में जानेंगे। फिर उनसे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेशन है, उनको हम ड्राइव करना सीखेंगे। फिर उसके बाद में हम सीखेंगे कि किस तरह से एग्जाम में हमारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स है वो पूछी जाती है और हमें उन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए कौन-कौन से ट्रिक्स हमें लगानी है। तो उन सबको हम वन बाय वन है वो देखेंगे। ठीक है? इसके बाद में हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे कि प्रोजेक्टाइल मोशन है उनकी अलग-अलग प्रॉपर्टीज़ क्या है। जैसे कि एक तो होता है प्रोजेक्टाइल मोशन में हम ग्राउंड से किसी भी ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट करते हैं, एक किसी हाइट से करते हैं, एक अपने किसी हवा में करते हैं। तो इनसे रिलेटेड खूब सारी जो चीज़ें हैं जो हमें सीखनी है। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन है वो होता क्या है। तो मान लेते हैं कोई भी एक ऑब्जेक्ट है जिसको हम क्षैतिज के साथ किसी एंगल थीटा के ऊपर किसी स्टार्टिंग वेलोसिटी यू के साथ फेंकते हैं। तो गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसकी जो गति रहेगी उस गति को हम क्या कहेंगे, प्रोजेक्टाइल मोशन। और ये गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट जो मोशन कर रहा है उसे हर एक बिंदु के ऊपर मोशन के हर एक पॉइंट के ऊपर एक ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन लगता है और उसकी डायरेक्शन कौन सी रहती है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में रहता है। ग्रेविटेशन एक्सीलरेशन कौन सी डायरेक्शन में लगता है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है। प्रोजेक्टाइल जो मोशन होता है अपना, प्रोजेक्टाइल मोशन जो अपना है वो एक टू डायमेंशन मोशन का उदाहरण है। इसको टू डायमेंशन मोशन का उदाहरण हम क्यों लेते हैं, क्योंकि इस मोशन को में हमारा जो पार्टिकल है उसकी गति के किसी भी पॉइंट पर उसकी स्थिति बताने के लिए हमें कम से कम दो निर्देशांक की जरूरत पड़ती है। इसको भी हम देख लेते हैं। तो मान लेते हैं हमारा कोई ऑब्जेक्ट है, जब उसने गति अपनी प्रारंभ की यानी कि स्टैटिक टाइम t इक्वल टू 0 के ऊपर हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसके निर्देशांक कितने हैं, 0 0। ठीक है, एक एक्सिस में y डायरेक्शन में और मान लेता हूँ। ठीक है, ये हमारा y एक्सिस हो गया और ये हमारा हो गया x एक्सिस। अब मान लेते हैं किसी समय t के ऊपर हमारा ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पर पहुंच गया। ठीक है, तो यहाँ पर पहुंच गया तो अब इस ऑब्जेक्ट की हमें स्थिति बतानी है। तो स्थिति किस तरह से बताएंगे, एक तो हम कहेंगे कि उसने कितनी ऊपर की तरफ दूरी तय की, यानी कि कितनी हाइट तक उसने दूरी तय की, तो वो हमारी किस में आएगी, ये y दूरी हो गई। और क्षैतिज दिशा में उसने कितनी दूरी तय की, क्षैतिज दिशा में इसकी दूरी हो गई ये x हो गई। यानी कि किसी समय t के ऊपर हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो जिस स्थिति पर पहुंचा उसकी स्थिति बताने के लिए हमें दो निर्देशांक चाहिए थे। तो दो निर्देशांक कौन से हो गए, x और y। ठीक है, तो इसी वजह से जो प्रोजेक्टाइल मोशन वो एक तरह का टू डायमेंशन मोशन हो गया। ठीक है, हम फिजिक्स के अंदर किसी भी चीज को स्टडी करने के लिए कुछ आइडियल कंडीशन जो है वो लगाते हैं ताकि फॉर्मुलेशन है वो ड्राइव करने हमारे लिए आसान हो जाए। तो इसलिए हमारा जो प्रोजेक्टाइल मोशन है उसको भी स्टडी करते समय हम कुछ आइडियल कंडीशन है वो लगाएंगे। तो क्या क्या आइडियल कंडीशन रहेगी, सबसे पहले हमारी आइडियल कंडीशन रहेगी कि हम जो हवा है यानी कि जो एयर है उसको हम नहीं मानेंगे, उसको नेग्लेक्ट कर देंगे। ऐसा क्यों है, आप चल रही साइड में एक वीडियो देखिए। इस वीडियो में हम देखते हैं कि जब हमारे एयर प्रेजेंट रहती है तो उस समय के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट है वो किसी h हाइट से धरती की तरफ आ रहा है तो एयर की वजह से उसको जो आने में जो समय लग रहा है वो अलग है, और जब हम वैक्यूम के अंदर लेते हैं तो वो समय अलग है। तो हम यहाँ पर प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर जो फॉर्मूले ड्राइव करेंगे उसमें हम एयर को नेग्लेक्ट मानेंगे, ताकि हम उसको एक आइडियल मानकर जो चाहे धरती के ऊपर वो फॉर्मूले लगाएं या अंतरिक्ष में कहीं वैक्यूम में कहीं फॉर्मूले लगाएं या चांद पे लगाएं, कहीं भी लगाएं वो फॉर्मूला सब जगह लागू होगा। इसलिए हम पहली जो इसकी टर्म एंड कंडीशन लिखेंगे कि हम एयर है उसको नेग्लेक्ट मानेंगे। दूसरी हमारी टर्म एंड कंडीशन क्या रहेगी, हम जो अर्थ है अर्थ के रोटेशन और रोटेशन को नेग्लेक्ट मानेंगे। ऐसा क्यों करेंगे, देखो अभी तक हमने क्या है रोटेशन मोशन के बारे में पढ़ा नहीं है। जब हम पढ़ेंगे तो हम अच्छे से जानेंगे कि एक रोटेशन की वजह से कितना फर्क पड़ता है। कोई भी एक ऑब्जेक्ट है जो पृथ्वी की यहाँ सतह के ऊपर रखा है, यहाँ सतह के ऊपर रखा है, तो उस पर रोटेशन की वजह से यहाँ पर इसका रोटेशन की वजह से यहाँ एक ये मान लेते हैं रेडियस इसकी। ठीक है, तो रोटेशन की वजह से इसके ऊपर एक इस डायरेक्शन में इसकी जो टेंजेंशियल डायरेक्शन उसमें एक फोर्स लगता है। ठीक है, तो हमें सिर्फ प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में ही स्टडी करना है। तो इसलिए हमारी सेकंड जो टर्म कंडीशन रहेगी, हम पृथ्वी के रोटेशन को नेग्लेक्ट मान के जो फॉर्मुलेशन है वो ड्राइव करेंगे। ठीक है, हम अब बात करते हैं हम अपनी थर्ड कंडीशन के बारे में। हमारी थर्ड कंडीशन में क्या है कि हम अर्थ को जब दूर से देखते हैं, हम दूर से खड़ा हुआ यानी अंतरिक्ष से देखते हैं तो हमें अर्थ है वो गोल दिखाई देती है, बिल्कुल गोल दिखाई देती है उसकी सरफेस से। परंतु जब हम अपनी आसपास की सड़कों को देखते हैं तो हम क्या देखते हैं कि सड़क है वो बिल्कुल समतल दिखाई देती है, हमें अपने कमरे का जो सरफेस है वो बिल्कुल समतल दिखाई देता है। तो यानी कि जब हम प्रोजेक्टाइल मोशन को देखते हैं तो उसमें जो हमारी परास होगा, क्या होता है परास, उसको थोड़ी देर में देखेंगे। तो वो क्या होता है, लगभग समतल के अंदर ही आता है। इस कारण से हम एक बार के लिए जब फॉर्मूले हम अपने ड्राइव करेंगे उसके अंदर हम अपने अर्थ है अर्थ के सरफेस को समतल मान के उसको कैलकुलेट करेंगे, यानी कि उसकी जो वक्रता है, ये जो वक्रता है जो गोलाई है उसको हम नेग्लेक्ट मानेंगे। ठीक है, हमारी जो फोर्थ कंडीशन रहने वाली है, देखो अभी हम जो अपना ग्रेविटेशनल फोर्स वाला चैप्टर पढ़ेंगे उसमें हम देखेंगे कि जो पृथ्वी है ये हमारी मान लीजिए पृथ्वी है, पृथ्वी से हम जो उसकी त्रिज्या है, ये त्रिज्या मान लेते हैं r है।
जैसे जैसे हम पृथ्वी की सतह से किसी ऊंचाई के ऊपर जाते हैं, मान लेते हैं 5 किलोमीटर की ऊंचाई पे जाते हैं, 10 किलोमीटर की ऊंचाई पे जाते हैं, तो जैसे जैसे हाइट बढ़ती है हमारी, वैसे वैसे जो पृथ्वी का जो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन जो लगता है उसकी वैल्यू है वो अलग अलग लगने लग जाती है। यानी कि जब पृथ्वी की सतह पर होंगे तो हमारे ऊपर जो पृथ्वी की वजह से जो गुरुत्व लगेगा वो अलग लगेगा। हम किसी बिल्डिंग के ऊपर चढ़ जाएंगे जो 5 किलोमीटर ऊंची है तो उसके ऊपर अलग ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन लगेगा। हम जब अंतरिक्ष में चले जाएंगे तो हमारे ऊपर ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन वो अलग लगेगा। तो फॉर्मूले ड्राइव करते समय हम हाइट के साथ जो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन चेंज हो रहा है उसको हम कैलकुलेट करना काफी मुश्किल हो जाता है। तो इस वजह से हम क्या करेंगे, हम ये मान के चलते हैं पृथ्वी से किसी भी हाइट के ऊपर आप चले जाओ, हम ये मान के चलेंगे कि जो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन लग रहा है वो लगभग इक्वल लग रहा है। ठीक है, उसमें चेंज नहीं हो रहा। तो हम 4 कंडीशनें हैं उसको फॉलो करके ही हम अपने जो प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड जो फॉर्मुलेशन है वो ड्राइव करेंगे। तो दोस्तों प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड जब हम फॉर्मूले ड्राइव करेंगे तो 4 हमारी कंडीशन है, उनको हमें हमेशा याद रखना है। सबसे पहली कंडीशन क्या है कि जो हवा की वजह से जो प्रतिरोध लग रहा है, यानी कि जो एयर रेजिस्टेंस है, उसको हम नेग्लेक्ट मानेंगे। ठीक है। सेकंड जो कंडीशन हमारी जो रहेगी वो कौन सी रहेगी कि हमारा जो पृथ्वी है, पृथ्वी का जो रोटेशन है, रोटेशन की वजह से क्या इफेक्ट पड़ रहा है उसको हम नेग्लेक्ट मानेंगे। इस इफेक्ट को हम सीखेंगे कहाँ पर, हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर आएगा एक कौन सा, ग्रेविटेशनल फोर्स के नाम से, उस चैप्टर में हम जो रोटेशन की वजह से क्या इफेक्ट पड़ता है उसको हम डीपली स्टडी करेंगे। यहाँ सिर्फ हमें ये मानना है कि जो रोटेशन की वजह से, अर्थ के रोटेशन की वजह से क्या फर्क पड़ता है उसको हम नेग्लेक्ट मानेंगे। ठीक है। थर्ड क्या है कि हम जो पृथ्वी की वक्रता त्रिज्या है उसको हम नेग्लेक्ट मानेंगे, यानी कि पृथ्वी की सरफेस को हम एक समतल की तरह मानते हुए उसको ट्रीट करेंगे। ठीक है, प्रॉब्लम कोई भी सॉल्व करेंगे उसको एक समतल मानते हुए करेंगे। चौथा क्या है, चौथी कंडीशन हमारी ये है कि हम पृथ्वी की सतह से किसी भी हाइट के ऊपर चले जाएं, हमारे लिए जो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन यानी कि जी है उसकी वैल्यू इक्वल रहने वाली। इन चारों कंडीशनों को हम फॉलो करके अभी ड्राइव करते हैं हमारे प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड जो हमारे फॉर्मुलेशन है। दोस्तों प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड जो फॉर्मूले हैं उनको ड्राइव करने से पहले कुछ और इंपॉर्टेंट है अपने चीजें हैं वो सीख लेते हैं। देखिए हमने वन डायमेंशन में हमने क्या सीखा था, हमने सीखा था कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट को हम किसी स्टार्टिंग वेलोसिटी u के साथ है वो फेंकते हैं, u के साथ फेंकते हैं तो क्या होता है, हमारा ऑब्जेक्ट है वो ऊपर की तरफ गति करेगा और एक अधिकतम ऊंचाई जिसको हम बोलते हैं h मैक्सिमम तक ऊपर की तरफ जाएगा और उसके बाद में हमारा ऑब्जेक्ट है वो रुक जाएगा। हमारा ऑब्जेक्ट रुक जाता है ना, रुक जाता है यानी कि इस पॉइंट के ऊपर हमारे ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वो कितनी हो जाती है, 0। और उसके बाद में क्या होगा, हमारा जो ऑब्जेक्ट है उस पर क्या लगेगा, ग्रेविटेशनल जो एक्सीलरेशन लगेगा, कौन से डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, जिसके कारण क्या है ऑब्जेक्ट है सेम उसी डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ जाता है। यही होता है, आप किसी भी बॉल को ऊपर की तरफ फेंकते हो तो वो एक ऊंचाई तक जाएगा और वापस उसी दिशा में नीचे की तरफ आ जाता है। परंतु हमारे प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या होता है, प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर जब हम किसी ऑब्जेक्ट को किसी स्टार्टिंग वेलोसिटी u के साथ, क्षैतिज के साथ कोई भी एक एंगल है थीटा बनाते हुए फेंकते हैं तो क्या होता है, हमारा ऑब्जेक्ट है वो प्रोजेक्टाइल मोशन इस तरह से करते हुए जाता है और कोई भी एक h मैक्सिमम यानी कि एक अधिकतम ऊंचाई तक तय करने के बाद वापस ग्राउंड से आकर टकरा जाता है। ठीक है, ये h मैक्सिमम है अपना। ठीक है, जब हम अपने ऑब्जेक्ट को किसी थीटा एंगल के साथ फेंकते हैं तो उसकी वेलोसिटी के 2 घटक प्राप्त होते हैं हमारे पास में। एक घटक कौन सा होता है, x डायरेक्शन के अंदर, और एक घटक कौन सा होता है, y डायरेक्शन के अंदर। ठीक है, घटक लेना और मैं आपको बता देता हूँ, जल्दी जल्दी देख लेते हैं उसको। देख लीजिए, किसी भी ऑब्जेक्ट को जब किसी u वेलोसिटी के साथ आप फेंकते हो तो अगर थीटा एंगल है तो उसका एक तो इस डायरेक्शन में घटक आएगा, मान लेते हैं वो है y, और एक इसका इस डायरेक्शन में घटक आएगा वो अपना होगा x। वाई, देखो किसी भी वेक्टर को उसके समानांतर दूसरे वेक्टर से आप रिप्लेस कर सकते हो अगर उसकी दिशा समान है और परिमाण समान है। अगर ये वाला वेक्टर है वो आपका एक्स वेक्टर है और ये वाला आपका वाई वेक्टर है तो आप इस वाई को इस वाई के साथ रिप्लेस कर सकते हो। ठीक है, बस उनकी लंबाई बराबर होना चाहिए और डायरेक्शन बराबर होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर एक्स और वाई में रिलेशन क्या है, तो देखिए साइन थीटा है वो किसके बराबर होगा, वो बराबर होगा वाई बाई यू के, क्योंकि ये वाली दूरी आपको यू दे रखी है। तो यहाँ से वाई की वैल्यू कितनी आ जाती है आपके पास में, यू साइन थीटा। इसी प्रकार से कोस थीटा किसके बराबर होगा, कोस थीटा बराबर होगा एक्स बाई यू के, यानी कि एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, यू कोस थीटा। तो यहाँ से आपका एक्स और वाई डायरेक्शन में 2 कंपोनेंट आ जाते हैं। कौन से आ जाते हैं, इस डायरेक्शन में कौन सा कंपोनेंट होगा, यू कोस थीटा, और इस डायरेक्शन में कितना होगा, यू साइन थीटा। तो दोस्तों क्या है कि हमारा ऑब्जेक्ट है उसने किसी समय यहाँ से मूल बिंदु से चलना प्रारंभ किया और चलते हुए किसी भी पॉइंट पी तक पहुंच जाता है। परंतु इस पॉइंट पे पहुंचने के बाद ये क्या है कि पॉइंट हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो और अधिक ऊंचाई पर नहीं जाता है, यानी कि इसका जो ऊर्ध्वाधर दिशा के अंदर जो घटक है वो 0 होता है, यानी कि पॉइंट पी के ऊपर इसका जो ऊर्ध्वाधर दिशा में वेलोसिटी का घटक कितना है, v साइन थीटा, वो 0 होगा। ठीक है, सिर्फ कौन सी डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी का घटक होगा, सिर्फ क्षैतिज दिशा के अंदर वेलोसिटी का घटक होगा और उसकी वैल्यू कितनी होगी, u कोस थीटा।
ठीक है। तो दो बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो अपने पास निकल के आई है। फर्स्ट जो अपने पास में क्या निकल कर आया है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है वो अगर प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा है तो एच मैक्सिमम के ऊपर यानी कि अधिकतम ऊंचाई के ऊपर जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसका वाई डायरेक्शन के अंदर यानी कि जो वर्टिकल डायरेक्शन के अंदर जो वेलोसिटी का घटक है वी वाई उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है 0, यानी कि अपना वी साइन थीटा है उसकी वैल्यू होगी 0। सेकंड अपने पास में क्या निकल कर आया कि वेलोसिटी का यानी प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर किसी भी पॉइंट के ऊपर हमारा जो क्षैतिज दिशा के अंदर जो घटक है वो हमेशा क्या रहता है u cos थीटा। इस पॉइंट के ऊपर भी क्षैतिज घटक u cos थीटा रहेगा, इस पॉइंट के ऊपर भी क्षैतिज घटक है वो u cos थीटा रहेगा और टकराते समय भी ये क्या है u cos थीटा रहेगा। ठीक है, क्षैतिज घटक जो अपना है u cos थीटा उसमें कभी भी चेंज नहीं होगा, नो चेंज ड्यूरिंग मोशन। ठीक है, क्या वर्टिकल कंपोनेंट चेंज हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। इस वक्त जो वेलोसिटी है वर्टिकल डायरेक्शन में वो अलग होगी। इस समय हम इसका जो टेंजेंशियल डायरेक्शन के अंदर जो अपने इसकी वेलोसिटी का कंपोनेंट होगा तो उसे हम क्या देखते हैं, एक तो वर्टिकल डायरेक्शन कंपोनेंट होगा और एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में यानी क्षैतिज और दिशा में घटक होगा। ठीक है, तो v sin थीटा है वो चेंज होता रहेगा समय के साथ, चेंज क्या नहीं होगा u cos थीटा यानी क्षैतिज दिशा के अंदर जो घटक है। ठीक है, एक बात करते हैं थर्ड कंडीशन के लिए। कंडीशन क्या है? देखो वन डायमेंशनल मोशन के अंदर हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी u वेलोसिटी के साथ फेंकते हैं तो वो एक h मैक्सिमम तक जाती है जहां इसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है। ठीक है, और फिर ये क्या 0 वेलोसिटी से वापस धरती की तरफ आती है और ग्राउंड के साथ किसी वेलोसिटी के साथ टकराती है। और उसके लिए हमने क्या यूज किया था, हमने गति की इक्वेशन है वो यूज की थी। कौन कौन सी गति की इक्वेशन थी अपनी, कौन सी थी? एक तो v बराबर u प्लस ए टी था, एक अपना v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as था, इसके अलावा कौन सा था s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये तीन गति के समीकरण हमने वहां यूज की थी किसमें, जो वन डायमेंशन। तो यहाँ पर जो अपनी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है उससे अपन क्या देखते हैं कि स्टार्टिंग वेलोसिटी है वो 0 है, तो एंड वेलोसिटी अगर अपने को कैलकुलेट करनी है कि यहाँ टकराता है, टकराते समय क्या वेलोसिटी होगी, तो हम बड़ी आसानी से वहां कैलकुलेट करते थे 2gh, है ना, कैलकुलेट किया था अपनों ने। तो उसी तरह से जब हमारा जो ऑब्जेक्ट है जब ये ग्राउंड के साथ टकराएगा तो मान लेते हैं किसी v वेलोसिटी के साथ टकरा रहा है और मान लेते हैं कि ये थीटा एंगल के साथ नहीं टकरा रहा है, ये कोई भी एंगल है फाई के साथ ही टकरा रहा है। ठीक है, तो उस कंडीशन के अंदर हमारी जो वेलोसिटी v है उसके दो कंपोनेंट बनकर आएंगे। कौन कौन से दो कंपोनेंट बनकर आएगा, एक तो इसका क्षैतिज दिशा में वेलोसिटी का कंपोनेंट बनेगा और एक इसका ऊर्ध्वाधर दिशा में कंपोनेंट बनेगा। क्षैतिज दिशा में क्या कंपोनेंट बनेगा, क्षैतिज दिशा में होगा अपना u cos फाई और एक अपना ऊर्ध्वाधर दिशा में कंपोनेंट बनेगा वो कितना होगा, सॉरी यहाँ u नहीं v होगा क्योंकि v वेलोसिटी के साथ टकरा रहा है, तो एक तो v cos फाई होगा और एक कौन सा होगा v sin फाई। तो देखो हमने अपनी सेकंड कंडीशन से क्या देखा है, हमने देखा है कि क्षैतिज दिशा में जो वेलोसिटी का कंपोनेंट है वो कभी चेंज नहीं होता है। तो जिस समय ये टकराएगा तो उस समय इसके वेलोसिटी कंपोनेंट अगर बराबर रखेंगे v cos फाई इक्वल टू u cos थीटा। इसी प्रकार से इनके y डायरेक्शन में वेलोसिटी के कंपोनेंट इक्वल हो गए तो क्या होगा अपने पास v sin फाई इक्वल टू बराबर होगा u sin थीटा। इसे इक्वेशन 2 मान लेते हैं। तो इक्वेशन 1 और 2 को हम डिवाइड करेंगे आपस में तो आपके पास में क्या आ जाएगा, यहाँ से हमारे पास यहाँ से आ जाएगा tan फाई इक्वल टू tan थीटा। तो यहाँ से आप क्या कहोगे, आप कहोगे कि थीटा एंगल है और फाई एंगल है वो बराबर होगा। बड़ी ही इंपॉर्टेंट ये थर्ड हमारे पास कंडीशन आई है, कौन सी, कि जो एंगल थीटा है और फाई है वो बराबर होगा। यानी कि अगर आप इसको 45 डिग्री के एंगल से अगर इसको फेंक रहे हो तो आपके पास में वो वापस जिस एंगल के साथ टकराएगी वो 45 डिग्री ही होगा। अगर हम इसको ऊर्ध्वाधर ऊपर की तरफ 90 डिग्री, क्योंकि देखो प्रोजेक्टाइल मोशन में अगर थीटा अगर 90 डिग्री रखोगे तो वो सेम यही कंडीशन हो जाएगी। आप अगर उसको 90 डिग्री के एंगल के ऊपर आप फेंक रहे हो तो वापस वो घूमकर 90 डिग्री के एंगल के ऊपर ही आएगी। ये तीन कंडीशन हो गई। चौथी कंडीशन कौन सी है, चौथी कंडीशन अपनी रहेगी, थोड़ा साफ कर लेते हैं। हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट है जो कि प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा है, तो ऑब्जेक्ट पे जब प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा है तो मोशन के किसी भी क्षण के ऊपर यानी किसी भी टाइम पीरियड के ऊपर हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन वो कौन सी डायरेक्शन में होगा, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन है वो हमेशा जी डाउनवर्ड डायरेक्शन में रहेगा। चाहे आप उसको ऑब्जेक्ट को जब फेंक रहे हो तब भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में रहेगा, जब वो ग्राउंड के साथ वापस टकरा रहा है उस समय भी ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही रहेगा। और डाउनवर्ड डायरेक्शन से मतलब क्या है कि हमारा जो पृथ्वी है, पृथ्वी पर जब आप यहाँ खड़े हो, यहाँ पर कौन है, मान लेते रसिया है, जब आप यहाँ खड़े हो क्योंकि हमारी धरती जो भारत है वो यहाँ पर आता है, तो चाहे भारत वाला व्यक्ति है चाहे रसिया वाला व्यक्ति है, दोनों के ऊपर ही जो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन वो कौन सी डायरेक्शन में लगेगा, पृथ्वी के सेंटर की तरफ लगेगा, त्रिज्य दिशा के अंदर उसके सेंटर की तरफ लगेगा। हम पृथ्वी को मानते हैं क्या,
हमने कंडीशन पहले ही लगाई थी कि हम जो पृथ्वी की जो सरफेस है उसको हम फ्लैट मानते हैं, तो उस वजह से जो मोशन है, मोशन के किसी भी टाइम पीरियड के ऊपर जो ग्रेविटेशनल है एक्सीलरेशन वो इक्वल रहेगा। अगर फ्लैट नहीं मानते तो उस कंडीशन में क्या होता, ये देखिए अपना सरफेस है वो राउंड होती, तो उस वजह से ग्रेविटेशन एक्सीलरेशन वो भी अलग अलग दिशा में होता है। यहाँ पर इसकी दिशा ये, यहाँ पर इसकी दिशा त्रिज्य दिशा कौन सी होती, यहाँ त्रिज्य दिशा होती इधर, इसी समय त्रिज्य दिशा होती इधर, इस समय होती त्रिज्य दिशा इधर। तो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन वो भी अलग अलग दिशा में आता है, किसी समय ग्रेविटेशन इस डायरेक्शन में, किसी समय इधर और किसी समय इधर, परंतु हम फ्लैट मानते हैं उस वजह से ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन वो हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में रहेगा। तो ये फोर्थ कंडीशन है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है कि गुरुत्व है वो हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में रहेगा। इसके अलावा हमें कोई कंडीशन नहीं चाहिए, सीधा अपने चलते हैं, गति की 3 इक्वेशन लगाएंगे और अपना प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड जितने फॉर्मुलेशन वो कैलकुलेट करते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो देखो ये 4 कंडीशनें हमने जो फॉलो अभी तक सीखी है वो कौन कौन सी है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी यू वेलोसिटी के साथ हम फेंकते हैं तो जो स्टार्टिंग वेलोसिटी है उसका भी जो 36 घटक है वो यू cos थीटा रहता है, और जहां पर वो वापस टकराती है तब भी यू cos थीटा रहता है। जो एच मैक्सिमम होगा यानी कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो अधिकतम किस ऊंचाई तक जाएगा, उस एच मैक्सिमम के ऊपर हमारा जो वर्टिकल कंपोनेंट है यानी कि अपना जो यू sin थीटा है उसकी वैल्यू 0 हो जाती है। सिर्फ उसका वहां क्या होता है, सिर्फ क्षैतिज दिशा के अंदर एक घटक रहता है, यू cos थीटा रहता है। ग्रेविटेशन एक्सीलरेशन हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट है वो जो टर्म सब मैं और बता देता हूँ। एच मैक्सिमम क्या होता है आपका, तो प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर हमारा ऑब्जेक्ट जो अधिकतम ऊंचाई तय करता है उस अधिकतम ऊंचाई को हम बोलते हैं एच मैक्सिमम। ठीक है, दूसरी जो टर्म आपसे पूछी जाती है वो क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट यानी कि उड्डयन काल। उड्डयन काल क्या होता है, तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसको अगर यहां से चलना शुरू कर रहा है अपना मूल बिंदु ओ से और वापस आके ग्राउंड के ऊपर टकरा रहा है, तो जितने समय तक ये अपना जो ऑब्जेक्ट गति कर रहा है तो गति में लगा जो टोटल समय है वो क्या कहलाता है, उड्डयन काल कहलाता है। तो टोटल टाइम ड्यूरिंग मोशन, ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन क्या कहलाता है, अपना टाइम ऑफ फ्लाइट या फिर उड्डयन काल कहलाता है। ठीक है, थर्ड चीज क्या आपसे पूछी जाती है, रेंज या फिर परास। रेंज या परास क्या कहलाता है कि हमारा ऑब्जेक्ट है अगर उसने यहां से चलना शुरू किया, ठीक है, और वापस धरती पे आकर इस बिंदु पे टकरा रहा है, तो क्षैतिज दिशा के अंदर जो ये दूरी तय कर रहा है, क्षैतिज दिशा में जो ये दूरी आर तय कर रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, उसकी रेंज बोलते हैं या परास बोलते हैं। ठीक है, तो हमेशा याद रखिएगा कि कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको जब हम फेंकते हैं तो एक्स डायरेक्शन के अंदर, क्षैतिज डायरेक्शन में जो डिस्टेंस कवर कर रहा है वो तो क्या कहलाती है, उसकी रेंज कहलाती है, और वाई डायरेक्शन के अंदर जो मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करता है वो उसकी एच मैक्सिमम कहलाती है। ठीक है, वाई डायरेक्शन के अंदर जो उसकी अधिकतम ऊंचाई तय करता है वाई डायरेक्शन, वो क्या कहलाएगी, एच मैक्सिमम। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट चीज और क्या रहेगी कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसको मूल बिंदु से यानी जहाँ स्टार्टिंग पॉइंट से उसका एच मैक्सिमम पॉइंट तक जाने में जितना समय लगता है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक जो जितना समय लगता है उतना ही समय उसको एच मैक्सिमम से वापस ग्राउंड तक आने में लगेगा। यही सेम अपने वन डायमेंशन मोशन में कर रहे थे। वन डायमेंशन मोशन के अंदर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को जब ऊपर की तरफ किसी वेलोसिटी के साथ फेंकते हैं तो जितने समय के अंदर हमारा ऑब्जेक्ट है वो ऊपर जाता है उतने समय के अंदर वो वापस जो एच मैक्सिमम उससे वापस ग्राउंड तक आता है। ठीक है, तो उड्डयन काल है वो यानी कि टाइम ऑफ फ्लाइट है वो किसके बराबर होगा, यहां से यहां तक जाने में अगर उसको टी समय लग रहा है, अगर यहां से इस पॉइंट से यहां तक जाने में अगर उसको टी समय लग रहा है तो यहां से यहां तक जाने में यानी कि टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा, वो 2t हो जाएगा। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन में आपसे टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट अगर पूछ रखा है तो अगर हम किसी तरह से यहां से लेकर यहां तक का जो समय लग रहा है वो कैलकुलेट कर लें तो हम उसको 2 टाइम्स करके जो टोटल जो अपना मोशन के दौरान जो टाइम लग रहा है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, रेंज आर है, रेंज आर किस तरह से कैलकुलेट करोगे, तो देखो ये वाली जो गति, ये वाला जो मोशन है वो किसकी वजह से हो रहा है, ये हो रहा है अपना क्षैतिज घटक के कारण, यानी कि जो इस डायरेक्शन में जो वेलोसिटी का घटक है यू cos थीटा और टोटल जो टाइम लग रहा है उसके बराबर। ठीक है, देखो हमने क्या पढ़ा है, हम जानते हैं वेलोसिटी है वो किसके बराबर होती है, वेलोसिटी होती है वो होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम के। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट अपना क्या है, रेंज आर, टाइम कितना लग रहा है अपना टाइम ऑफ फ्लाइट यानी कि उड्डयन काल, और वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी है अपनी कितनी है यू cos थीटा। तो सीधा सा अपनी रेंज आर है वो किसके बराबर होगा, रेंज आर अपना यू cos थीटा। तो यहां से अपना रेंज आर है वो किसके बराबर आ जाएगा, आर बराबर आ जाएगा आपका जो आपका एक्स डायरेक्शन में जो वेलोसिटी का कंपोनेंट है यू एक्स इंटू जो टोटल टाइम जो लग रहा है, टोटल टाइम जो मोशन के अंदर जो टोटल टाइम लग रहा है उसके बराबर यानी कि उड्डयन काल के बराबर, टाइम ऑफ फ्लाइट। इसी प्रकार से आपका जो एच मैक्सिमम वो किस तरह से कैलकुलेट करोगे, आपका वाई डायरेक्शन के अंदर जो वेलोसिटी का कंपोनेंट है इनटू जो यहां से यहां तक पहुंचने में यानी कि इस पॉइंट से यहां तक पहुंचने में जितना टाइम लग रहा है उस टाइम के बराबर।
ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, हमारे पास में अगर किसी तरह से टाइम ऑफ फ्लाइट अगर अपने पास में आ जाए तो हम रेंज और उसका मैक्सिमम वो बड़े। तो दोस्तों सबसे पहले ये कैलकुलेट करते हैं कि हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट या उड्डयन काल क्या होता है। तो देखो हमारा जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का यहाँ से लेकर इस पॉइंट से लेकर अगर यहाँ तक जाने के लिए मोशन है वो देखना है, तो वो कौन सी डायरेक्शन में मोशन हो रहा है, ये वाई डायरेक्शन में है। तो इसलिए हम जब इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे हम कौन सी डायरेक्शन में यूज करेंगे, वाई डायरेक्शन में यूज करेंगे। तो यहाँ से जो स्टार्टिंग पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट के ऊपर हमारा जो वेलोसिटी वो कौन सी डायरेक्शन में है, वो वाई डायरेक्शन में कितना है, यू साइन थीटा। ठीक है। ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन कौन सी डायरेक्शन में लग रहा है, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, यानी कि अगर ऊपर वाली डायरेक्शन है हम पॉजिटिव वाई डायरेक्शन माने और नीचे वाली डायरेक्शन वो माने नेगेटिव वाई डायरेक्शन, तो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन वो अपोजिट डायरेक्शन में है, इसी कारण से हम इसको नेगेटिव साइन के साथ लेंगे। ठीक है। हम इक्वेशन ऑफ मोशन कौन सी यूज करते हैं, v बराबर यू प्लस ए टी। ठीक है। तो इसमें वैल्यू पुट करते हैं, ये अपना v है वो क्या है, एंड वेलोसिटी है, u क्या है, स्टार्टिंग वेलोसिटी है, a क्या है, जो एक्सीलरेशन लग रहा है वो, यानी कि ग्रेविटेशन एक्सीलरेशन लग रहा है वो, और t क्या है, t हमारा पॉइंट a से यहाँ तक इस पॉइंट तक आने में जो समय लग रहा है वो। ठीक है। तो वैल्यू पुट करते हैं, एंड वेलोसिटी, क्योंकि यहाँ इस पॉइंट के ऊपर जो हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाती है, तो यहाँ ये जीरो हो जाएगा। स्टार्टिंग वेलोसिटी कौन सी है, वाई डायरेक्शन में, ये है अपना u साइन थीटा। ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन कौन सी डायरेक्शन में लग रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इसलिए इसको नेगेटिव साइड में नेगेटिव चिन्ह के साथ लगाएंगे। और टी क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ तक आने में जो लगा समय कितना है, मैं इसको टी से ही ले लेता हूँ। ठीक है। तो यहाँ से टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, टी की वैल्यू आ जाएगी आपका यू साइन थीटा बाई जी। ये क्या टाइम है, ये यहाँ से यहाँ तक आने में लगा समय। तो टोटल यहाँ से आने यहाँ तक आने में जो टोटल समय लग रहा है वो किसके बराबर होगा, जो अपना टाइम ऑफ फ्लाइट है उसको मैं कैपिटल टी से दिखाता हूँ, उड्डयन काल कैपिटल टी से दिखाता हूँ, किसके बराबर होगा, 2 टाइम्स ऑफ स्मॉल टी के, यानी कि जो आधी दूरी तय करने में जो समय लग रहा है उसके बराबर। तो यहाँ से अपने पास में क्या वैल्यू आ जाएगी, 2u साइन थीटा अपॉन जी। तो फर्स्ट जो फॉर्मूला अपने पास में आ गया वो क्या है, उड्डयन काल या फिर टाइम ऑफ फ्लाइट इक्वल्स टू 2u साइन थीटा अपॉन जी। अब हमारा एच मैक्सिमम वो किसके बराबर होगा, एच मैक्सिमम होगा हमारा वाई डायरेक्शन में जो वेलोसिटी का कंपोनेंट है वो, और अपना यहाँ से लेकर यहाँ इस पॉइंट से लेकर यहाँ तक पहुँचने में जो समय लग रहा है उसके बराबर, इसी के बराबर होगा ना। तो वाई डायरेक्शन में जो वेलोसिटी का कंपोनेंट कितना है, ये अपना है यू साइन थीटा। ठीक है। और अपना जो उड्डयन काल कितना है, उड्डयन काल यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो समय लग रहा है, टी समय यहाँ लग रहा है और टी समय यहाँ से लेकर यहाँ तक आने में लग रहा है, तो इंटू टी। तो ये अपना किसके बराबर होगा, एच मैक्सिमम, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुँचने में जो लगा समय है। ठीक है। तो वैल्यू पुट कीजिएगा, कितना आ जाएगा, यू साइन थीटा इंटू टी की वैल्यू कितनी है, ये अपना यू साइन थीटा। तो यहाँ से इसको सोल्व करेंगे, क्या आ जाएगा अपना, सोल्व करोगे तो अपने पास में क्या आ जाएगा, एच मैक्सिमम, ये आ जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी। ठीक है। अब हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसको यहाँ से लेकर यहाँ तक आने में कितना जो दूरी तय कर रहा है वो किसके बराबर है, अपना रेंज के बराबर। और रेंज अपनों ने अभी देखी थी वो किसके बराबर है, यानी कि परास वो किसके बराबर है, ये था अपना जो वेलोसिटी का क्षैतिज दिशा में जो घटक, क्षैतिज दिशा में घटक कितना है, यू कोस थीटा, और जो टोटल समय लग रहा है यानी कि जो मोशन के अंदर जो टोटल टाइम लग रहा है उसके बराबर। टाइम कितना लग रहा है, अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक का समय अगर टी लग रहा है और यहाँ से लेकर यहाँ तक का समय टी लग रहा है तो 2t हो जाएगा, यानी कि इसके बराबर। तो वैल्यू पुट कीजिएगा, क्या आ जाएगा अपने पास में, हमारे पास में आ गया यू कोस थीटा इंटू 2u साइन थीटा अपॉन जी। इसको थोड़ा सा और सोल्व करेंगे तो रेंज आर है वो अपने पास में किसके बराबर आ जाएगी, 2u, देखो यहाँ पर एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा ट्रिग्नोमेट्री में, 2 साइन थीटा डॉट कोस थीटा, ये किसके बराबर होगा, साइन 2 थीटा के बराबर आ जाता है। ठीक है। तो यहाँ से आप क्या लिखोगे, यहाँ से हम लिखेंगे डायरेक्टली यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। ठीक है। तो ये अपने पास में तीनों फॉर्मूले हैं वो आ चुके हैं। ठीक है। तीनों में किसी तरह का आपके पास में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसमें देखो कुछ टर्म एंड कंडीशन आपको ऐसे अलग अलग दी जा सकती है, जैसे आपको बोल दिया जाए किसी क्वेश्चन के अंदर कि थीटा है उस अगर 90 डिग्री का एंगल, यानी कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसको 90 डिग्री के एंगल के ऊपर अगर उसको प्रोजेक्ट करें तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा, तो हम जानते हैं कि साइन 90 डिग्री वो किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट आपका आ जाएगा t इक्वल्स टू 2u बाई जी। ठीक है। आपका एच मैक्सिमम वो किसके बराबर हो जाएगा, एच मैक्सिमम आपका बराबर आ जाएगा यू स्क्वायर बाई जी के। ठीक है। और आपका रेंज आर है वो किसके बराबर होगा, रेंज आर है वो बराबर हो जाएगा, क्योंकि देखो यहाँ साइन 2 थीटा है, 2 थीटा का मतलब क्या आ जाएगा, यहाँ साइन 180 डिग्री आ जाएगा, और साइन 180 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है,
साइन 180 डिग्री की वैल्यू होती है 0, तो रेंज है वो 0 होगा। और ऐसा क्यों होता है कि देखो कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको जब आप ऊपर की तरफ उछालते हो तो वो वापस मोशन करते हुए उसी पॉइंट के ऊपर वापस आएगा। तो उसने क्षैतिज दिशा में कितनी दूरी तय की, क्षैतिज दिशा में तो 0 दूरी तय करता है ना। तो उस कंडीशन के अंदर रेंज है वो 0 हो जाएगा। और इसी के अंदर एक दूसरी कंडीशन और देखते हैं, अगर यहाँ थीटा 90 डिग्री की बजाय अगर 0 डिग्री का होता तो क्या होता। थीटा ऑब्जेक्ट को किसी थीटा इक्वल टू 0 डिग्री पर फेंक रहे हैं, 0 डिग्री पर क्या होगा, इसका टाइम ऑफ फ्लाइट है वो 0 होगा। क्यों, क्योंकि साइन 0 0 होता है। यानी कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट को इस दिशा में फेंक रहे हो, थीटा 0 का मतलब तो यही होगा, इस दिशा में फेंक रहे हो तो उसका कोई प्रोजेक्टाइल मोशन ही नहीं होगा। तो उस कंडीशन के अंदर अपने आप ही टाइम ऑफ फ्लाइट 0 हो जाएगा, आपका एच मैक्सिमम 0 हो जाएगा। ठीक है, आपका रेंज है वो भी 0 हो जाएगा। ठीक है, अब अगर इसको थीटा इक्वल टू 45 डिग्री के ऊपर फेंका जाता है तो क्या होगा। 45 डिग्री का थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, देखो क्या रहता है। थीटा इक्वल टू 45 डिग्री के ऊपर अगर हम फेंकते हैं तो आ जाएगा अपना, यहाँ पर टाइम ऑफ फ्लाइट है वो कितना आ जाएगा, आपका आ जाएगा देखो साइन 45 डिग्री का 1/√2, तो √2 u/g। ठीक है, एच मैक्सिमम है वो किसके बराबर होगा, एच मैक्सिमम आपका आएगा यू स्केयर साइन स्केयर थीटा बाई जी। तो यहाँ से आपका आ जाएगा देखो यू स्केयर अपॉन 2g के बराबर। आपका रेंज आर है वो किसके बराबर होगा, तो यहाँ पर देखो साइन 2 थीटा है तो 45 डिग्री का 2 टाइम्स होगा तो 90 डिग्री हो जाएगा ना। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, यू स्केयर बाई जी। यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट की अगर आपको मैक्सिमम रेंज यानी अधिकतम प्रास आपको कैलकुलेट करना हो तो किस डिग्री के एंगल के ऊपर होगा, वो 45 डिग्री के एंगल के ऊपर होगा। ठीक है, अब इससे रिलेटेड और क्या पूछा जाता है, इससे रिलेटेड पूछा जाता है कि मान लो कोई भी ऑब्जेक्ट है अपना, ये प्रोजेक्टाइल मोशन है, प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर किसी समय के ऊपर हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो मूल बिंदु O पर स्थित है, यानी कि उसके निर्देशांक 0 0 है। और किसी समय आपको दे दिया जाएगा कि किसी t समय के ऊपर उसके निर्देशांक x और y है, तो x और y की वैल्यू कैलकुलेट करो। तो हमें क्या पता होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए उस ऑब्जेक्ट की इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में। तो इक्वेशन ऑफ मोशन किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, तो अभी बात करते हैं कि हमारा जो प्रोजेक्टाइल मोशन है उसमें इक्वेशन ऑफ मोशन क्या रहती है। तो हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसको हम किसी मूल बिंदु O से यानी स्टार्टिंग पॉइंट से किसी वेलोसिटी u के साथ फेंकते हैं जो कि क्षैतिज के साथ थीटा एंगल बना रही है। तो वेलोसिटी के या दो कंपोनेंट अपने पास में आता है, जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है वो u cos थीटा है, वर्टिकल डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है वो अपना u sin थीटा है। और किसी समय t के ऊपर यानी कि यहाँ से a पॉइंट से लेकर p पॉइंट तक जाने में अगर उसको समय t लग रहा है, t समय के ऊपर हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसके कोऑर्डिनेट कितना है x और y। x और y हमें क्या डिनोट करते हैं, x और y हमें डिनोट करते हैं कि इस डायरेक्शन में यानी कि y डायरेक्शन में जो इसकी जो दूरी है वो कितनी है y, और इस डायरेक्शन में यानी कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसने जो डिस्प्लेसमेंट किया है वो कितना है x। तो हमें इसकी इक्वेशन ऑफ मोशन है वो कैलकुलेट करनी है। ठीक है, हमेशा ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा और उसकी वैल्यू कितनी होगी, g होगी। तो यहाँ से हम सबसे पहले क्या x डायरेक्शन में इक्वेशन ऑफ मोशन निकालेंगे, फिर y डायरेक्शन में इक्वेशन ऑफ मोशन निकालेंगे, फिर उन दोनों को कंबाइन कर देंगे। और इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए हम कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे, हम यूज करेंगे s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ठीक है, सबसे पहले आप ये देखिए कि x डायरेक्शन के अंदर इसकी वेलोसिटी क्या है, x डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी का कंपोनेंट है x है कितना u cos थीटा। इसका y डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी का कंपोनेंट कितना है uy इक्वल्स टू u sin थीटा। ठीक है, x डायरेक्शन के अंदर इसका एक्सीलरेशन कितना है, यानी कि x डायरेक्शन में एक्सीलरेशन कितना है। देखो हमने क्या देखा है, हमने देखा है कि ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। x डायरेक्शन में क्या कोई एक्सीलरेशन लग रहा है, नहीं लग रहा है, तो x डायरेक्शन में एक्सीलरेशन का कंपोनेंट है 0। y डायरेक्शन में एक्सीलरेशन कितना लग रहा है, y डायरेक्शन में एक्सीलरेशन लग रहा है आपका g, परंतु उसकी डायरेक्शन कौन सी है, देखो ये वाली डायरेक्शन है वो अपना y डायरेक्शन है, और g कौन सी डायरेक्शन में लग रहा है, नेगेटिव y डायरेक्शन में लग रहा है। तो इस वजह से g है उसको नेगेटिव साइन के साथ अपने शो करेंगे। ठीक है ना, आप कहोगे u sin थीटा है वो भी तो लग रहा है, देखो u sin थीटा कौन सी डायरेक्शन में लग रहा है, u sin थीटा लग रहा है आपका अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर, इस डायरेक्शन में। तो u sin थीटा आपका पॉजिटिव आएगा, u cos थीटा वो लग रहा है पॉजिटिव x डायरेक्शन में लग रहा है, इस कारण ये भी पॉजिटिव साइन के साथ आएगा। ठीक है, अब सबसे पहले ये वाली वैल्यू है जब रखेंगे इस इक्वेशन में तो अपने पास में क्या आ जाएगा, अपने पास में आ जाएगा देखो x दिशा में जो विस्थापन है, विस्थापन कितना होता है आपका, x दिशा में जो डिस्प्लेसमेंट लिया वो कितना है, ये x ही तो है। तो x इक्वल्स टू x डायरेक्शन में वेलोसिटी कितना है u cos थीटा, टाइम कितना लग रहा है t लग रहा है, और आगे एक्सीलरेशन तो 0 हो जाएगा तो आगे की टर्म तो 0 हो ही जाएगी। ठीक है, अब इस इक्वेशन के अंदर रखते हैं ये वाली टर्म, तो अपने पास में क्या आ जाएगा, हमारे पास में आ जाएगा देखो y डायरेक्शन के अंदर डिस्प्लेसमेंट कितना है, y डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट कितना है, ये वाला डिस्प्लेसमेंट, तो ये कितना हो जाएगा y इक्वल्स टू यहाँ से वेलोसिटी कितनी है स्टार्टिंग, ये अपना है u sin थीटा, u sin थीटा, टाइम कितना लग रहा है t लग रहा है, प्लस हाफ एक्सीलरेशन कौन सा है, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो यहाँ पर ये प्लस चिन्ह है माइनस हो जाएगा क्योंकि माइनस है, g के साथ वाला आगे की तरफ आ जाएगा, t स्क्वायर हो जाएगी।
इसको एक हम बोलते हैं इक्वेशन 1, इसको बोलते हैं इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 से अगर टी की वैल्यू निकालें तो टी की वैल्यू कितनी आएगी? टी की वैल्यू हमारे पास में आ जाएगी टी इक्वल्स टू एक्स बाई यू कोस थीटा। ये वाली वैल्यू अगर इस इक्वेशन में टी की जगह रखेंगे तो अपने पास में क्या आएगा? हमारे पास में आ जाएगा यहाँ पर y इक्वल्स टू यू साइन थीटा, और टी की जगह रखेंगे तो x अपॉन यू कोस थीटा माइनस हाफ जी, और फिर एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर जो कटता है उसको काट देते हैं। क्या कटेगा अपने पास में? ये u से u कटेगा, तो अपने पास फाइनली क्या आ जाएगा? y इक्वल्स टू एक्स टेन थीटा माइनस हाफ, देखो यहाँ से कुछ और कट रहा है, नहीं कट रहा, जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। तो ये आपकी क्या आ गई? इक्वेशन ऑफ मोशन आ गई। ठीक है, इस इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करके भी आप क्या निकाल सकते हो? टाइम ऑफ फ्लाइट है, अपना रेंज है, एच मैक्सिमम है, तीनों चीजें हैं वो निकाल सकते हो। ठीक है, देखो दोस्तों, इस इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करते हुए हम किस तरह से रेंज और जो एच मैक्सिमम वो कैलकुलेट करेंगे। तो देखो, सबसे पहले यहाँ पर ये जो पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? अगर मूल बिंदु है उसके कोऑर्डिनेट है अपना 0 0 है। हम जानते हैं ये वाली जो क्षैतिज दिशा में जो तय की गई दूरी है वो किसके बराबर है? हमारी रेंज r के बराबर है। तो यहाँ पर जो पॉइंट आएगा उसका कोऑर्डिनेट क्या रहेगा? x और y के हिसाब से लगाते हो ना कोऑर्डिनेट, तो x दिशा में जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है? अपना r, और यहाँ पर y की वैल्यू कितनी है? 0, क्योंकि h मैक्सिमम तो 0 होगा यहाँ पर। इसी प्रकार से यहाँ पर जहाँ पर h मैक्सिमम होता है, एच मैक्सिमम होता है, तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट होगा, देखो एक्स डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट कितना है आपका? ये r/2 है, और ये वाला भी r/2 है ना, तो ये r/2 हो गया। और ये वाली जो दूरी तय कर रहे हैं वो कितना है? अपना एच मैक्सिमम है ना। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट अपने पास में क्या आएंगे? हमारे पास में इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आएगा r/2 और अपना एच मैक्सिमम जो भी अपना दिखा रहे हो। तो h और r/2 की वैल्यू जब हम यहाँ रखेंगे तो अपने अलग अलग वैल्यू के लिए रेंज और ये दोनों आ जाएगी। सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं हमारा रेंज है वो, उसके बारे में क्या रहेगा? वैल्यू पुट कीजिए जरा इसमें। तो देखो, इस पॉइंट को अगर रखेंगे तो ये वाला y है वो 0 आ जाएगा, x की जगह आ जाएगा r टेन थीटा माइनस ऑफ हाफ जी, यहाँ पर रखिएगा r स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, इस टेन थीटा को भी आप साइन थीटा बटा कोस थीटा लिख दीजिए, थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा रहेगा, साइन थीटा बाई कोस थीटा। ठीक है, अब इधर वाली टर्म है उसको बराबर के इधर साइड ले जाते हैं, जो करता है उसको काट देते हैं, तो अपने पास में क्या आ जाएगा? बराबर के इधर वाली साइड लेके जाएंगे तो अपने पास में आ जाएगा ये टर्म आ जाएगी। ठीक है, करता क्या है? कट रहा है अपने पास में ये r कट जाएगा। ठीक है, दोनों साइड ये कोस थीटा से ये कट जाएगा। तो अब यहाँ से फाइनली अपने पास में वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 साइन थीटा यू स्क्वायर कोस थीटा बाई जी। अब देखो, हम जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री से कि 2 साइन थीटा कोस थीटा ये किसके बराबर होता है? साइन 2 थीटा के। तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, ये आपका रेंज r के बराबर हो गया। ठीक है, अब इसी प्रकार से अगर आपको इसमें कैलकुलेट करना होता कि आपका एच मैक्सिमम वो क्या रहता है, तो हम यहाँ से वैल्यू पुट कर देते कौन सी? r/2 और h की। तो वैल्यू पुट कीजिए, क्या आ जाएगा? यहाँ पर रखिएगा h इक्वल्स टू r/2, टेन थीटा को रखेंगे साइन थीटा बाई कोस थीटा माइनस ऑफ 1/2 जी। यहाँ x की जगह कितना रखेंगे? r स्क्वायर, क्योंकि देखो r/2 रखेंगे उसकी स्क्वायर करेंगे तो r²/4 ही आएगा, r²/4। फिर यहाँ पर ये नीचे क्या आ जाएगा? अपना u स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये 2 और 4 है आपस में मल्टीप्लाई होकर कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा, 8 आ जाएगा ना। तो ये अपनी वैल्यू आ जाएगी, डायरेक्ट करके देते हैं इसमें, 8 आ जाएगा। अब इसको आगे आप अपने हिसाब से सोल्व करके देखिए क्या आता है। यहाँ से u की वैल्यू और रख दीजिए, सॉरी r की वैल्यू और रखनी पड़ेगी ना, हमें r की वैल्यू और रखेंगे और इसको सोल्व करेंगे तो अपने पास फाइनली क्या आएगा? r की, तो अपने पास में h मैक्सिमम है उसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो इसे आप खुद से सोल्व कीजिएगा, अपने पास में आ जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमारे पास में 4 बड़े ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकल कर आए हैं। सबसे पहले तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन रहता है जिसको आपको याद रखना है, याद नहीं रखो तो कम से कम ड्राइव करना आपको आना चाहिए ताकि आप उसको जब चाहे ड्राइव कर पाओ। इसके अलावा हमारा जो उड्डयन काल यानी कि टाइम ऑफ फ्लाइट, हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसके द्वारा जो वाई डायरेक्शन में यानी कि वर्टिकल डायरेक्शन में जो हाइट कितनी दूरी तय करता है या डिस्टेंस कवर करता है उसके बारे में, हमारा जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंदर वो कितनी डिस्टेंस कवर करता है उसके बारे में। इसके अलावा हमने हमारी जो लास्ट जो चैप्टर था उसमें हमने ये 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है वो देखी थी। ठीक है, इन सब के बारे में आपको याद रखना है और
जब भी आप मैकेनिक्स के अंदर कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो ये बड़ी ही यूज आने वाली है। आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको कवर करेंगे। धन्यवाद।